जैसे होता है ना स्पीड, रिएक्शन, काइनेटिक्स, ये सारी एक ही चीज है। काइनेटिक जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें वेलोसिटी या स्पीड आ जाता है। तो स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, या इसको हम रेट भी कहते हैं। जैसे डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को स्पीड कहते हैं। तो सारी चीजें एक ही चीज को शो कर रही है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है या कितना स्लो हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शंस हमारे पास कुछ बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, वेरी फास्ट, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ स्लो होते हैं। तो हम लोग करते क्या है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसको स्पीड को जब हम कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, तो उसको हम कहते हैं रेट ऑफ अ रिएक्शन। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एसिड एंड बेसिस में हमने बहुत सारे रिएक्शन देखे जिसमें मेटल कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ HCl टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसका रेट हम किस तरह से मेजर करेंगे? देखो, हमारे पास जैसे आप लोगों ने जैसे फिजिक्स में पढ़ते हो ना कि कोई एक कार है जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्टेंस कवर कर रही है। लेट्स से वो डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर है, और कितने टाइम में कवर कर रही है? लेट्स से वो 2 सेकेंड्स है। तो आप स्पीड कैसे निकालते हो? चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम। ये कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में? तो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इज 5 मीटर इन 2 सेकेंड्स। तो इसकी स्पीड आ जाती है 2.5 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड shows कि in every 1 second the car is traveling a distance of 2.5 meters, right? Similarly, यहाँ पे हम लोग, अब यहाँ पे डिस्टेंसेस तो इन्वॉल्व नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि कौन सा रिएक्शन फास्ट है या स्लो है, या किस रिएक्शन का रेट क्या है? तो उसके लिए देखो, अब हर रिएक्शन टू रिएक्शन उसका रेट मेजर करने की टेक्निक डिफर करेगी। अब जैसे इस रिएक्शन में हम इसका रेट ऑफ अ रिएक्शन ना दो प्रैक्टिकल मेथड से डिटरमिन कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये कि हम क्या करें कि ये जो रिएक्शन हो रहा है, जिसको फ्लास्क में मैं ये रिएक्शन करवा रहा हूँ, उस फ्लास्क को मैं एक मास बैलेंस पे रख दूं। मास बैलेंस क्या होता है? जो मास मेजर करता है। ठीक है, दिस इज मास बैलेंस और वेइंग बैलेंस। एंड दिस वन इज आवर कॉनिकल फ्लास्क, जिसके अंदर मुझे ये रिएक्टेंट्स ऐड करवाना है जिसमें रिएक्शन होगा। तो मैं क्या करूंगा, इस फ्लास्क में कैल्शियम कार्बोनेट जो मेरा एक रिएक्टेंट है वो, और एसिड ऊपर से डाल के HCl इसके अंदर डाल के रिएक्शन जब स्टार्ट होगा, तो इस रिएक्शन में से देखो कैल्शियम क्लोराइड जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है, वाटर जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है, वो तो फ्लास्क के अंदर ही रहेगा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर, दैट विल स्टे इन द फ्लास्क। हाउएवर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड विल बी इवॉल्व्ड आउट फ्रॉम द फ्लास्क। वो फ्लास्क से निकल के बाहर चली जाएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी प्रोड्यूस्ड हो रही है उसका कुछ ना कुछ मास तो है, तो मास क्या होगा? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा इस फ्लास्क का। हम करते क्या है, इस फ्लास्क के माउथ के ऊपर ना एक ऐसे कॉटन वूल लगा देते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है कि एफर्वेसेंस प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कोक में से कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर आती है तो वो झाग या फोम लेके बाहर आती है। तो कुछ कोक या कोई कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक, वो बाहर गिरती है। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट लिक्विड फ्रॉम मूविंग आउट ऑफ द फ्लास्क, हम कॉटन वूल लगा देते हैं कि अगर यहाँ तक कोई एफर्वेसेंस पहुंचे भी हैं तो वो कॉटन वूल में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और मास जो है वो फिर फ्लास्क के अंदर ही रहेगा। लेकिन जो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो स्केप हो जाएगी, राइट? फिर हम करते क्या है, तो एक टेबल बनाते हैं। जैसे मैथ्स में आप ग्राफ बनाने से पहले एक टेबल बनाते हो ना, जैसे हम देखेंगे टाइम, हर मिनट कितनी मास जो है उसका डिक्रीज हो रहा है। तो फॉर एवरी मिनट वी विल मेजर द चेंज इन मास। मास ग्राम में लिया हुआ है, टाइम मिनट्स में लिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 0 मिनट्स पे कोई चेंज इन मास नहीं था, जितना मास था उतना ही है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पूरे कंटेंट का जो मास बन रहा था वो 500 ग्राम था, तो मैं चेंज मास लिख रहा हूँ ना, बेसिकली इनिशियल मास तो नहीं लिख रहा, तो मास कुछ डिक्रीज नहीं होता। तो फाइनल माइनस इनिशियल मास जो है, चेंज इन मास कैसे निकालेंगे?
जो फ्लास्क का पहले मास था और अब जो फाइनल हो गया है, तो अभी जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो फाइनल और इनिशियल तो सेम ही है, तो ये 0 आएगा। लेकिन 1 मिनट बाद क्या हुआ, फाइनल मास जो है वो डिक्रीज होके कुछ हो गया। जैसे पहले इनिशियल मास जो था हमारे पास 500 था, अब फाइनल मास जो है वो लेट से 450 हो गया। तो 50 ग्राम जो है वो 1 मिनट बाद कम हो गया, चेंज इन मास आ गया। तब 2 मिनट बाद, आफ्टर 2 मिनट्स हमारे पास वो जो मास है उसमें और चेंज आया, लेट से वो हमारे पास क्या कहते हैं 410 रह गया 500 में से। तो अगेन अब चेंज इन मास कितना आया, 50 था, अब 40 और आ गया। फिर आफ्टर 3 मिनट्स चेंज इन मास लेट से मैं कह रहा हूँ 30 आया। फिर आफ्टर 4 मिनट्स चेंज इन मास लेट से 20 आया। और आफ्टर 5 मिनट चेंज इन मास जो है ना अब 20 है, मतलब अब फर्दर मास में डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो व्हाट डज दैट सजेस्ट अस कि मास डिक्रीज होना बंद हो गया, इसका मतलब है कि देयर इज नो मोर कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग इवॉल्व्ड आउट, और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रहा है। तो और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं बन रहा होगा, इट मींस के रिएक्शन स्टॉप हो गया, रिएक्शन ही खत्म हो गया, जितना होना था हो गया। अब आप हम लोग जो है रेट कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास दो तरीके हैं रेट निकालने के। रेट या स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो टोटल चेंज इन मास जो आया है विद इन टोटल चेंज इन टाइम। टोटल चेंज इन मास जो हमारे पास आया है वो हमारे पास पहले 50 डिक्रीज हुआ, फिर 40, फिर 30, फिर 20, 20 के बाद कांस्टेंट रहा है। तो हम समझ गए कि 4 मिनट बाद रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो गया है। तो 4 मिनट्स में चेंज इन मास कितना आया है, 50 देन 40 विच इज 90, 90 एंड 30 विच इज 120 एंड 140। तो 140 टोटल डिक्रीज इन मास हुआ है, डिवाइडेड बाय कितने मिनट में, 4 मिनट्स में। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेट ऑफ अ रिएक्शन आ जाएगा, विच इज 140 डिवाइडेड बाय 4, 35। अच्छा, यूनिट्स क्या होंगे इसके, हमारा मास चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ग्राम्स पर सेकेंड। अभी यूनिट्स फिक्स नहीं है, अगर आप मास चेंज इन मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख रहे हो तो ग्राम्स पर सेकेंड हो जाएगा। हम चेंज इन वॉल्यूम भी देख रहे होते हैं तो वो हर रिएक्शन टू रिएक्शन डिपेंड करता है, और रेट मेजर करने की क्या टेक्निक आप यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास इसका रेट या स्पीड ऑफ अ रिएक्शन आ जाएगा। रेट ऑफ अ रिएक्शन भी कहते हैं इसको, और इसको स्पीड ऑफ अ रिएक्शन भी कहते हैं। अच्छा, इसी टेबल की वैल्यूज अगर मैं एक ग्राफ पे प्लॉट करूं, तो उस ग्राफ में वाई एक्सिस पे हम लोग चेंज इन मास ले लेंगे, उसका यूनिट ग्राम्स है, और एक्स एक्सिस पे हम लोग चेंज इन टाइम ले लेंगे, उसका यूनिट सेकंड्स। क्या होगा, इस ग्राफ का शेप जो है ना कुछ ऐसे बनेगा। अल्टीमेटली ग्राफ कांस्टेंट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। जो हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे हुआ है, आफ्टर 4 मिनट्स। अच्छा, हमने मिनट्स में लिया ना, तो हम टाइम का जो यूनिट लेंगे ना वो मिनट ले रहे हैं। 4 मिनट्स पे रिएक्शन स्टॉप हो गया, ये शो कर रहा है ग्राफ का हॉरिजॉन्टल होना कि रिएक्शन इज कंप्लीटेड और स्टॉप्ड एट 4 मिनट्स। 4 मिनट्स बाद जो चेंज इन मास है वो नहीं हो रहा। अच्छा, ये जो मैं चेंज इन मास बना रहा हूँ ना, बेसिकली यूं बनना नहीं चाहिए वैसे। चेंज इन मास पहले देखो हमारा मास डिक्रीज हो रहा है ना बेसिकली, जो इनिशियल मास है, तो इसको ना इस ग्राफ को 0 से नहीं स्टार्ट होना चाहिए। मास तो पहले वैल्यू थी 500 ग्राम, तो मास डिक्रीज होगा बेसिकली। तो ये ग्राफ जो है ना इट विल बी समथिंग लाइक दिस। और कहाँ हॉरिजॉन्टल हुआ है, यहाँ पे 4 मिनट्स पे। और ये चीज क्या शो कर रही है, जहाँ पे लाइफ हॉरिजॉन्टल हो गई है कि रिएक्शन इज कंप्लीटेड। इस ग्राफ का अगर हम ग्रेडियंट लें, ग्रेडियंट आप लोगों को पता है ना मैथ्स में, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे हमारे पास जो क्वांटिटी है वो है चेंज इन मास, और एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी है तो वो चेंज इन टाइम है, तो वही फॉर्मूला बन गया। तो इसका जो ग्राफ का ग्रेडियंट होगा वो रेट कहलाएगा, रेट या स्पीड ऑफ अ रिएक्शन।
अब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है ना, तो रेट जो है ना उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती, डिक्रीज होती है। जैसे अगर हम गाड़ी की एग्जांपल लेते हैं, तो गाड़ी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चल सकती है, मतलब हर सेकंड गाड़ी जो है वो 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है, 5 मीटर पर सेकंड अगर उसकी स्पीड है। लेकिन जब भी रिएक्शन हमारा आगे बढ़ता है ना, तो रेट ऑफ अ रिएक्शन जो है ना वो डिक्रीज होता रहता है, रेट डज नॉट स्टे कांस्टेंट। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जैसे 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 रिएक्शन होगा, तो रिएक्टेंट्स तो खत्म होना शुरू हो जाएंगे ना, कम होना शुरू हो जाएंगे। जब रिएक्टेंट्स कम हो जाते हैं तो उनकी रिएक्ट करने की स्पीड भी कम हो जाती है। तो ये आगे अभी हम देखेंगे डिटेल में। तो अपने पास अभी आपको ये पता होना चाहिए कि एज अ रिएक्शन प्रोसीड्स, rate of a reaction decreases. And why does that happen? Because as reactants are used up, रिएक्टेंट्स जो है वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इस ग्राफ को देख के हम कैसे बता सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है? देखो, जो मैथ्स वाले हैं उनको तो इजीली समझ आ जाएगा कि अगर इस ग्राफ के ग्रेडियंट की बात करें तो इस ग्राफ का ग्रेडियंट कांस्टेंट नहीं है। मतलब अगर कोई स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है लाइक दिस, तो उसका हम कहते हैं कि कांस्टेंट ग्रेडियंट है। लेकिन अगर कोई इस तरह से कर्व बन रहा है, तो कर्व का मतलब ये होता है कि देखो, हम अब कर्व का ग्रेडियंट तो कांस्टेंट नहीं होता, तो हम कर्व पे जगह जगह टेंजेंट बना के देखते हैं। अभी जो टेंजेंट्स हैं, ये जो है वो लेस स्टीप होते जा रहे हैं। मतलब जितना लाइन जो होगी, जितना हॉरिजॉन्टल होगी, उसका ग्रेडियंट जो होता है वो 0 होता है। लाइन जितना ज्यादा स्टीप होती जाती है, ग्रेडियंट जो है वो इंक्रीज होता जाता है। लाइन बिल्कुल वर्टिकल होती है, तो ग्रेडियंट जो है वो मैक्सिमम होता है। तो अलोंग दिस कर्व, सिंस द स्टार्ट ऑफ टाइम, ग्रेडियंट बेसिकली इज डिक्रीजिंग, क्योंकि लाइन लेस स्टीप होती जा रही है, लेटती जा रही है। हम कहते हैं कि ग्रेडियंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ग्रेडियंट डिक्रीज होने का मतलब क्या है? कि रेट ऑफ अ रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, ये ग्राफ डिक्रीजिंग क्यों है? क्योंकि मास डिक्रीज हो रहा था। अगर मैं इसी रिएक्शन को अगर किसी और तरीके से पढ़ना चाहूँ, मतलब मेजर रेट मेजर करूँ, लेकिन दूसरी टेक्निक से, दूसरी टेक्निक क्या है? तो मैंने इसमें कॉनिकल फ्लास्क लिया, वैसे ही इसको ना अब मास बैलेंस पे नहीं रखा है हमने। हमने क्या करा, इसके अंदर ना एक ट्यूब डाली है, डिलीवरी ट्यूब कहते हैं उसको। और इस ट्यूब को हमने कनेक्ट किया है एक सिरिंज से। ये जो सिरिंज है, इसको हम कहते हैं गैस सिरिंज। जैसे इंजेक्शन लगाने वाली सिरिंज होती है ना, बिल्कुल वैसी ही होती है ये भी। फर्क क्या होता है? थोड़ी बड़ी होती है। इसका जो पिस्टन है इसके अंदर, तो होगा क्या, इसके अंदर ना अपने हमने एक स्टॉपर भी लगा देंगे। स्टॉपर कहाँ पे? लाइक दिस। और ये सब स्टॉपर वगैरह लगाने से पहले ना हमने क्या किया था इसके अंदर, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट और HCl डाल दिया था। तो अब जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होगी ना, तो उसके पास और तो कोई जगह नहीं है जाने की, तो ये इस ट्यूब के अंदर जाएगी। जब ये इस ट्यूब के अंदर जाएगी, तो अल्टीमेटली इसको गैस सिरिंज के अंदर जाना होगा। और साथ में पहले वाले रिएक्शन में हमने डिस्कस नहीं किया, एक और हमारे जरूरी चीज इसमें क्या है? टाइम मेजर करने के लिए हमें स्टॉप वॉच चाहिए होगी। स्टॉप वॉच के बगैर टाइम मेजर नहीं होगा। तो स्टॉप वॉच मस्ट है रेट ऑफ अ रिएक्शन के हर रिएक्शन में। अभी जो गैस सिरिंज होती है ना, इस पे मार्किंग्स होती हैं।
जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर जाएगी तो क्या होगा, ये जो प्लंजर है ये आउटवर्ड्स मूव होगा जैसे जैसे इसमें गैस ट्रैप होगी। तो कितने टाइम में कितनी गैस कलेक्ट हो रही है, अगेन मैं एक टेबल बना लूंगा। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होता है गैस सिरिंज पे, एंड टाइम सेकेंड्स या मिनट्स में ले लिया हमने। तो वॉल्यूम लेट से पहले 30 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा था 10 सेकंड में। अब अगले 20 सेकंड्स में लेट से वो 25 सेंटीमीटर क्यूब आया। तो नेक्स्ट 10 सेकंड यानी 30 सेकंड्स बाद जो वॉल्यूम है लेट से वो 20 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो जो वॉल्यूम जैसे जैसे गैस सिरिंज में आएगा तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन जो स्पीड हो रही है ना, मतलब जिस स्पीड से वॉल्यूम कलेक्ट हो रहा है वो डिक्रीज हो रही है। तो पहले 30 हुआ था, अब 25 हो रहा है और अब 20 हो रहा है। अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूं, एक्स एक्सिस पे अगेन टाइम आ गया हमारे पास। अब वाई एक्सिस पे हम वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कलेक्ट कर रहे हैं, जिस पे हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस कलेक्टेड, यूनिट इसका सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो ग्राफ बनेगा अब वही इस तरह से बनेगा, जब मैंने पहले गलती से बना दिया था ना, विल बी लाइक दिस। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गैस जो कलेक्ट हो रही है वो इंक्रीज हो रही है, और पहले वाले एक्सपेरिमेंट में जो मास कलेक्ट हो रहा था वो डिक्रीज हो रहा था। जहां पे ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो गया तो इट मींस इस टाइम के बाद हमारा जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो गया, रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, मतलब नो मोर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड। पहले हम वी वर लेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू escape and we were measuring rate by decrease in mass. Here in this technique we are capturing the carbon dioxide, collecting the carbon dioxide gas in the gas syringe, और उसकी वॉल्यूम कितने टाइम में कितना कलेक्ट हो रहा है उससे हम जो है वो रेट निकाल रहे हैं। अगेन इसमें जो हमने फ्लास्क लिया है दैट इज कॉनिकल फ्लास्क, और यहाँ पे जो स्टॉपर लगा है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इधर से बाहर नहीं जा रही है, सिर्फ डिलीवरी ट्यूब से बाहर जा रही है, तो स्टॉपर को हम कहते हैं रबर बंग, जिसमें हम ये गैस कलेक्ट कर रहे हैं दैट इज गैस सिरिंज। और ये जो ट्यूब हमने कनेक्ट की है जिसने गैस सिरिंज को और फ्लास्क को कनेक्ट किया है इसको हम कहते हैं डिलीवरी ट्यूब। इस ग्राफ में भी ग्रेडियंट अगर देखो, कर्व जो है वो लेस स्टीप होता जा रहा है, दिस मींस के ग्रेडियंट ग्राफ का डिक्रीज हो रहा है। तो ग्रेडियंट डिक्रीज होना क्या शो कर रहा है कि रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, या स्पीड जो है वो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रहा है स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है। कांस्टेंट स्पीड से रिएक्शन नहीं होता है, हमेशा रिएक्शन की कोई भी रिएक्शन हो उसकी स्पीड डिक्रीज ही होती है, या रेट ऑफ अ रिएक्शन उसका डिक्रीज ही होता है। समझ आई बात यहाँ तक? तो इस तरह से भी हम इस प्रैक्टिकल का रेट मेजर कर सकते हैं। फॉर्मूला अगेन सेम होगा, रेट इज change in volume this time of carbon dioxide gas collected divided by change in time। यूनिट इस बार क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब ओवर सेकेंड, दिस वुड बी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी क्वांटिटीज को कलेक्ट किया है। डिनोमिनेटर में हमेशा टाइम ही आएगा, वो तो फिक्स है, लेकिन न्यूमरेटर में टाइप ऑफ क्वांटिटीज चेंज हो सकती हैं, कभी मास, कभी वॉल्यूम, कभी कंसेंट्रेशन, एंड कभी पीएच भी आ सकता है, डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हो और कौन सी कर सकते हो इनफैक्ट, राइट? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक?
देखो ये गैस सिरिंज वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग इस तरह से बनाते हैं, और इसके स्टेप्स क्या हैं? अगर डिटेल स्टेप्स की बात करो तो हम मास कितना कम हो रहा है उससे भी निकाल सकते हैं, और वॉल्यूम कितना कलेक्ट, पहला वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो वॉल्यूम कितना कलेक्ट हो रहा है, तो उसका जो स्टेप्स हैं वो ये लिखे हुए हैं। इन अ कॉनिकल फ्लास्क react together hydrochloric acid and calcium carbonate, make sure the flask is closed using a cork। कॉर्क को हम रबर बंग भी कहते हैं, मैंने रबर बंग लिखा है आपको। A tube is attached from the flask to the gas syringe, इस ट्यूब को हमने डिलीवरी ट्यूब बोला है। Start the timer when the reaction starts, note the volume collected after equal intervals of time, जैसे 10-10 सेकंड बाद हमने देखा कि वॉल्यूम कितना कलेक्ट हो रहा है। When two products have reacted together, note the time and note the volume of gas collected। जब गैस और मजीद कलेक्ट होना बंद हो जाएगी, जब गैस सिरिंज का वॉल्यूम चेंज होना बंद हो जाएगा, प्लंजर उसका मूव होना बंद हो जाएगा, तो we will get to know the reaction has been completed। और उस टाइम तक जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उससे ग्राफ बना लेंगे, एक्स एक्सिस पे टाइम ले लेंगे और वाई एक्सिस पे वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड, और ये जो हमारा ग्राफ बन रहा है वो कुछ इस तरह का बन रहा है, और ये इसका apparatus है जो हमने देखा। इसी तरह मास वाले की जो डिटेल्स हैं जो मैंने बताई हैं वो भी यहाँ पे लिखी हुई है, ये हैंडआउट में आपको भेज देता हूँ या आप लोग पढ़ सकते हैं। लिखने के लिए नहीं आता पूरा, बट स्टिल यू शुड नो व्हाट आर द स्टेप्स इन ऑर्डर टू मेजर द रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो हम लोग ज्यादातर ओ लेवल में चेंज इन मास और चेंज इन वॉल्यूम या चेंज इन कंसंट्रेशन की बेसिस पे पढ़ रहे हो, राइट? तो सवाल यहाँ तक? अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, इससे क्या मतलब है? ऐसी कौन से फैक्टर्स हैं जिससे रेट ऑफ रिएक्शन कम या ज्यादा किया जा सकता है या कम या ज्यादा हो जाता है? सबसे पहला फैक्टर है इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। देखो रिएक्टेंट्स ही तो रिएक्ट होके प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, तो रिएक्टेंट्स रिएक्ट होंगे तो रेट निकालोगे, रिएक्शन होगा। कंसंट्रेशन का क्या मतलब है? जैसे कंसंट्रेशन हम लोगों ने मोल्स में देखा है, अगर मेरे पास जो HCl है जो हम कैल्शियम कार्बोनेट में डाल रहे हैं, अब कैल्शियम कार्बोनेट तो सॉलिड है, सॉलिड की तो कंसंट्रेशन नहीं होती है, लेकिन जो HCl है उसकी कंसंट्रेशन हो सकती है। उसकी कंसंट्रेशन अगर मैं कहूँ कि मेरे पास लेटे, पहले मैं HCl जो लिया उसकी कंसंट्रेशन थी 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, फिर मैंने ये रिएक्शन रिपीट करा और कंसंट्रेशन एसिड लिया 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो देखो जब मैं ज्यादा कंसंट्रेटेड एसिड लूंगा तो उसके 1 डेसीमीटर क्यूब में एसिड के ज्यादा मोल्स होंगे। जब रिएक्टेंट्स के ज्यादा मोल्स होंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है, जब ज्यादा कंसंट्रेटेड एसिड होगा तो एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कोलाइड करेंगे। जब केमिकल रिएक्शन कब होता है? जब रिएक्टेंट्स कोलाइड करते हैं, तो ज्यादा कंसंट्रेटेड कोई सोल्यूशन होगा तो वो ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन देगा। कंसंट्रेशन मतलब इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। यू कैन से इंक्रीजिंग concentration of reactants increases rate of a reaction. For example, or why this happens? Because इसका रीजन याद रखना, because chances of successful chances of successful collisions between particles decreases।
देखो, अगर मैं कोई भी जो रिएक्शन हो रहा है उसके रिएक्टेंट्स, जैसे इसमें HCl है, तो जो मैंने अभी ग्राफ बनाया था, जैसे फॉर एग्जांपल हम वॉल्यूम कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसका जो ग्राफ बनाया था वो यूं बन रहा था। ये जो पहला ग्राफ मैं बना रहा हूँ, लेट से इसमें HCl जो हमने यूज किया है वो 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब वाला यूज किया है। लेकिन जब हम HCl 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब वाला यूज करेंगे, तो ये जो ग्राफ बनेगा इसका रेट ज्यादा होगा। रेट ज्यादा होने का मतलब क्या है कि इसका जो ग्राफ होगा वो मोर स्टीप होगा। इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, और ये जल्दी खत्म भी हो जाएगा रिएक्शन। जैसे ये यहाँ खत्म हो रहा था पहला वाला T1 पे, तो ये जो है वो पहले खत्म हो जाएगा। दूसरे कर्व में जो HCl की कंसेंट्रेशन है दिस इज 0.2 मोल पर डेसीमीटर। और प्रोडक्ट भी ज्यादा बना है। प्रोडक्ट इसलिए ज्यादा बना है क्योंकि कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड बढ़ाने से मोल्स भी तो बढ़ रहे हैं ना साथ, तो रिएक्टेंट बढ़ रहा है, रिएक्टेंट बढ़ रहा है तो प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। सही है। इसी तरह अगर मैं मास वाले ग्राफ पे ही ये चेक करूं कंसेंट्रेशन बढ़ा के, तो उसके ग्राफ का शेप कैसा हो जाएगा? टाइम हो गया, दिस इज वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में, तो मास जो है was डिक्रीजिंग लाइक दिस। है ना, हाथ सही नहीं पड़ रहा है। ये जो पहला ग्राफ है उस पे HCl की कंसेंट्रेशन जो है वो 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अगर ज्यादा कंसेंट्रेटेड एसिड लेंगे तो ये ग्राफ को इस तरह से बनेगा जिसमें वो मोर स्टीप हो जाएगा। चेंज इन मास जो है वो ज्यादा आएगा क्योंकि रिएक्टेंट ज्यादा था तो प्रोडक्ट ज्यादा बना है, तो प्रोडक्ट ज्यादा बना है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा बनी है। पहला वाला ग्राफ जो है वो यहाँ पे स्टीप हो रहा है, मतलब स्ट्रेट हो रहा है, तो ये टाइम लगा था। दूसरा वाला ग्राफ जो है वो पहले ही स्ट्रेट हो जाएगा। लाइक दूसरा वाला मैं फिर से बनाता हूँ एक मिनट। लाइक दिस। ये कब हुआ ऐसा? जब HCl की कंसंट्रेशन ज्यादा है। सही है, समझ आई यहाँ तक बात? लिख रहे हो ये? इब्राहिम, हमना, हसाम, आप समामा। PDF भेज देना, मैं कॉपी कर लूंगा। ओके। इसमें सारा नहीं बना हुआ है ना, लिखा हुआ तो है, सारा ग्राफ नहीं बने हुए। स्क्रीनशॉट ले लो, चलो उसका भी कॉपी कर लेना। फिर पुराना भी दिखा दे, मैंने कल लिख लिया। डन। यस सर, नीचे का। सर ले लिया। ले लिया सर।
अच्छा, तो हम ना फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा है। पहला फैक्टर हमने पढ़ा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। दूसरा फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर। तो देखो, जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर increases rate of reaction. Reason because molecules have more energy at higher temperature. So again, chances of successful collision increases. अब जैसे ग्राफ पे इसको कैसे शो करेंगे, उसी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और HCl की। पहले मास हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो पहला वाला कर्व जो मैं बना रहा हूँ वो लेट से ये मैं बना रहा हूँ टेम्परेचर ऑफ, इस पे टेम्परेचर है हमारे पास लेट से 40 डिग्री सेल्सियस। अब यही मैं 50 डिग्री सेल्सियस पे बनाऊंगा तो कर्व कुछ ऐसा बनेगा। तो जो रेड वाला मैंने बनाया है, जैसे टेम्परेचर ऑफ लेट से 60 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट तो उतना ही बनेगा ना। वो तो रिएक्टेंट बढ़ा रहे थे तो प्रोडक्ट ज्यादा बना था, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रोडक्ट तो उतना ही बनेगा, रिएक्टेंट तो उतना ही है ना, लेकिन जल्दी बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं वॉल्यूम का चेंज देखूं, तो लोअर टेम्परेचर पे 40 डिग्री सेल्सियस पे ये कर्व है, और 60 डिग्री सेल्सियस पे ये वाला कर्व होगा एट टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे बढ़े। सिमिलरली थर्ड फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बेसिकली साइज ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंडेंट है। जैसे अगर कैल्शियम कार्बोनेट मेरे पास है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के मैंने बहुत बड़े लम्स डाले हुए हैं, टुकड़े डाले हुए हैं। मैं ऐसे भी डाल सकता हूँ, या फिर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करूँ, छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दूँ, स्मॉल पीसेस कर दूँ। तो स्मॉल पीसेस के साथ रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि देखो बाकी जो HCl है वो अब बहुत ज्यादा जगह से एक साथ टकरा सकता है, तो उसको हम कहते हैं कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, लम्स में कम जगह से टकरा रहा है। जैसे इसकी एग्जांपल ऐसा देते हैं कि अगर आप कुकिंग करते हो, तो अगर चिकन के आप बड़े पीस डाल दो तो वो ज्यादा टाइम में पकते हैं, अगर आप छोटे करके पीस डालो तो वो जल्दी कुक हो जाते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। पार्टिकल्स का साइज जब आप छोटा करते हो ना, व्हेन यू डिक्रीज साइज ऑफ पार्टिकल्स, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। डिक्रीजिंग साइज ऑफ पार्टिकल्स मीन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया।
इसी तरह अगर मैं इसको पाउडर बना दूं कैल्शियम कार्बोनेट का, तो और आपने साइज ऑफ पार्टिकल डिक्रीज कर दिया तो सरफेस एरिया और इंक्रीज हो जाएगा। जितना सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतना रेट रिएक्शन का ज्यादा होगा। जब पाउडर कैल्शियम कार्बोनेट लोगे तो रेट जो है वो सबसे ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू स्मॉल पीसेस। जब आप लम्स लोगे तो रेट जो है वो सबसे कम होगा। तो इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग सरफेस एरिया या डिक्रीजिंग साइज ऑफ पार्टिकल्स। एक ही बात है, पार्टिकल का साइज डिक्रीज करना मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज करना है। डिक्रीजिंग size of particle increases rate of a reaction। तो जो हम ग्राफ्स बना रहे हैं, अगर उन ग्राफ्स को हम देखें, लेट से पहले मास जो डिक्रीज हो रहा है उसका ग्राफ बना रहे हैं, और फिर हम बना रहे हैं जो वॉल्यूम कलेक्ट कर रहा था कार्बन डाइऑक्साइड का उसका ग्राफ बना रहे हैं। तो जब हमने लेट से ये जो ब्लू वाला मैंने बनाया ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है इन द फॉर्म ऑफ लम्स है, बड़े बड़े टुकड़े हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। तो ग्राफ ऐसा बना है, और फिर हमने स्मॉल पीसेस लिए हैं तो ग्रेडियंट ज्यादा हो जाएगा। लिया तो उतना ही है ना, छोटा बड़ा किया है उसको, लेकिन रिएक्टेंट तो उतना ही है, तो फाइनल मास डिक्रीज उतना ही आएगा। ये जो रेड वाला है ये बेसिकली कब है, जब हम स्मॉल पीसेस लेंगे। और अगर आप पाउडर कर दोगे उसको तो और स्टीपर हो जाएगा ग्रेड, जल्दी और खत्म हो जाएगा। तो ग्रीन वाला क्या है, पाउडर्ड कैल्शियम कार्बोनेट लिया है हमने। इसी तरह इन केस ऑफ वॉल्यूम, पहला वाला का अगर ऐसा बना है लम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तो स्मॉल पीसेस के साथ हमारे पास ग्राफ ऐसा होगा कि जल्दी खत्म हो जाएगा रेट। तो दिस इज विद स्मॉल पीसेस रेड वाला, और विद पाउडर्ड कैल्शियम कार्बोनेट और जल्दी हो जाएगा रिएक्शन। तो दिस इज विद पाउडर्ड कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कुछ पूछना है यहाँ तक? हमना, इब्राहिम, हसाम, समामा, आगे बढ़े। सर सर ऊपर का 1 मिनट ऊपर करना। जी जी सर सही है। ठीक है। अच्छा, फोर्थ फैक्टर है हमारे पास यूजिंग अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की डेफिनेशन हमने लिखी थी ना लास्ट क्लास में एनर्जेटिक्स पढ़ते वक्त। कैटलिस्ट बेसिकली क्या होता है, catalyst increases the rate of a chemical reaction. So using a catalyst increases the rate of a reaction. Using a catalyst increases rate of a reaction. क्यों, किस तरह से rate of reaction increase करता है? Because catalyst decreases the activation energy of a reaction. Activation energy की definition भी हमने लिखी थी, it is the minimum energy required to start a chemical reaction. Using a catalyst increases the rate of a reaction because the catalyst decreases the activation energy
ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी इसकी देखी थी कि लेट से अगर मेरे पास रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है तो विदाउट कैटलिस्ट उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक ये वाली है, लेकिन विद कैटलिस्ट जो है वो नीचे वाली कम हो जाएगी। जो ग्रीन वाली है ये एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट है, वो जो ब्लैक रेड वाली मैंने बनाई है दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। इसी तरह एक्सोथर्मिक का भी हमने देखा था, ये हमने लास्ट चैप्टर में बनाए हुए हैं सारे, इसलिए मैं लेबल नहीं कर रहा हूँ, मैं जल्दी से रिकॉल करवा रहा हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स आर एट अ हाई एनर्जी लेवल देन प्रोडक्ट, तो विदाउट कैटलिस्ट अगर ये है तो विद कैटलिस्ट इट वुड बी लाइक दिस। तो अगर मैं रेट की बात करूं, जब टाइम वर्सेस चेंज इन मास इसी रिएक्शन का अगर हम देखें, इसमें कोई कैटलिस्ट यूज करें तो डिक्रीज इन मास पहले अगर विदाउट कैटलिस्ट ये आ रहा था हमारे पास, तो विद कैटलिस्ट रिएक्शन जो है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पे कैटलिस्ट की वजह से कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो तो रिएक्टेंट की वजह से इफेक्ट होता है। तो कंसंट्रेशन चेंज करने से ही प्रोडक्ट के अमाउंट पे फर्क होता है, वरना सरफेस एरिया कैटलिस्ट टेम्परेचर उससे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट उतना ही बनेगा जितना पहले वाले में बन रहा है। ये ब्लू वाला जो है दिस इज विदाउट कैटलिस्ट, और ये जो रेड वाला है दिस इज विद कैटलिस्ट। अच्छा, इसी तरह अगर मैं वॉल्यूम वर्सेस टाइम का ग्राफ देखूं जिसमें हम वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट कर रहे थे, तो उसमें विदाउट कैटलिस्ट अगर ये है तो विद कैटलिस्ट रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगेन रेड वाला इज विद कैटलिस्ट एंड ब्लू वाला इज विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है, चलें आगे। अच्छा जी, 5 है हमारे पास, फिफ्थ फैक्टर है प्रेशर। लेकिन प्रेशर रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट करेगा इन अ गैस, अगर रिएक्टेंट्स हमारे पास गैसेस हैं सिर्फ। प्रेशर ऑफ अ गैसियस रिएक्टेंट, अब ये जो हम लोग HCl और कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन कर रहे हैं, इसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं HCl एक्वस है और कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, तो गैसेस तो कुछ भी नहीं है इनमें से। तो अगर इस रिएक्शन में हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिएक्टेंट्स में कोई भी गैस नहीं है। लेकिन अगर मैं ये वाला रिएक्शन लूं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है, तो इसमें दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस हैं हमारे पास। तो अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो देखो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा कि जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के दे विल मूव क्लोजर टुगेदर। जब वो एक दूसरे के करीब करीब होंगे तो उनके टकराने के चांसेस अगेन बढ़ जाएंगे, तो चांसेस ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा, हेंस इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो इंक्रीजिंग pressure increases, अच्छा increasing pressure of a gaseous reactant only है ये, increasing pressure of a gaseous reactant increases rate of a reaction why, because molecules move closer to each other and
chances of successful collision increases, right? प्रेशर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इस वजह से इंक्रीज होता है, सिर्फ गैसियस रिएक्टर में। ठीक हो गया यहाँ तक? तो ये बातें हमारे कैटलिस्ट का इफेक्ट, ठीक है। कैटलिस्ट कौन कौन से हम यूज करते हैं किन किन रिएक्शंस में, अब वो आगे वाले चैप्टर में अब एक एक करके आना शुरू हो जाएंगे, तो ये अभी छोड़ देना, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है वाला टेबल। इसी तरह सरफेस एरिया, ये एक्सप्लेन हुआ है, पढ़ना चाहो पढ़ लेना। इसमें से कैटलिस्ट की हमारी बात हो गई है और कंसंट्रेशन की बात हमने पहले कर ली है, ठीक है। ये सारी ना टेम्परेचर की बात भी हमने कर ली, तो ये सारा जो है यहाँ पे हैंड आउट में एक्सप्लेन हुआ है। ये चैप्टर इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसके पास पेपर्स करेंगे तो ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा हमारे पास। अभी कुछ पूछ